अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी एपी एंड जीपी, इस नाम को तो आपने सुना होगा। इस नाम से लगभग हर एग्जाम में सीएचएसएल यानी एसएससी का जो सीएचएसएल एग्जाम होता है, अभी बीएसएफ का मेंस एग्जाम होने वाला है, पेट और भी बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से 2 से 4 नंबर के कंटेंट जरूर से जरूर कवर होते हैं। तो देरी किस बात की है, मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। यहाँ पर मैंने अपने क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड किया है, बहुत सारा तो नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ कंटेंट आपके लिए यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो प्लीज वहां से पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना मत भूलें और चैनल को इतना ज्यादा सब्सक्राइब करें कि मैं आपके लिए हर लेक्चर सीक्वेंस वाइज जरूर लेकर जल्दी से जल्दी आऊं। मुझे प्लीज मोटिवेट करें, मेरे 1000 सब्सक्राइबर प्लीज जल्दी से पूरा करें, ताकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर आप सभी के लिए मैं लेकर के आऊं सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज, एक एक करके सारे वीडियोस सिर्फ आपके लिए। 173 एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या होती है? नहीं, अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर्स, जो किसी भी नंबर से ना कटे। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो ये किसी का वर्ग नहीं होगा। अगर ये प्राइम नंबर है तो ये किसी का वर्ग नहीं होगा। अब इसके लिए तुम्हें वर्ग का याद होना भी जरूरी है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि इसके नियरेस्ट, यानी कि ये जिसके भी आसपास आ रहा है उसका वर्ग इससे बड़ा है अथवा इसी के बराबर है, ठीक है। तो जैसे 13 का वर्ग होता है 169, जो कि इससे छोटा होता है, तो वो नहीं, उससे एक बड़ा। चलिए, उससे एक बड़ा क्या होगा? 14। 14 का स्क्वायर यानी वर्ग कितना होता है? 196। यानी कि 14 का जो वर्ग आएगा वो बड़ा है किससे? 173 से। तो ऐसे केस में अगर वर्ग हमारा दी गई संख्या से बड़ा है तो जितनी भी छोटी संख्या है, क्योंकि अगर ये नॉर्मली अगर ये नंबर अभाज्य ना होता तो हमने जितने भी मल्टीपल्स पढ़े हैं, 2 के, 3 के, 4 के पढ़े ना, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, 11 के, उनमें से किसी एक से ये कट जाता। अगर ये किसी एक से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर हो सकता है या उनके गुणनखंड का मतलब फैक्टर हो सकता है, उनमें से किसी का गुणनखंड हो सकता है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले चेक किया कि 14 का स्क्वायर, यानी 13 का तो नहीं है, 13 से बड़ा है। 14 का स्क्वायर इस नंबर से बड़ा है, यानी कि जितने भी छोटे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11 या फिर 13, इनमें से किसी से भी ये नंबर विभाजित नहीं होगा, यानी डिविजिबल नहीं होगा। जब इनमें से किसी भी नंबर से ये नंबर डिविजिबल नहीं है और इसके स्क्वायर से भी ये नंबर मतलब छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब, क्योंकि 14 से चला जाता ना वरना, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ये एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, जांच करनी है, ठीक है। तो यानी कि 173 आपकी स्वयं एक अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया? अच्छा, ये तो यहाँ जांच करने के लिए है, लेकिन एग्जाम में कैसे पूछते हैं? आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिए होंगे और आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो वहां पर या तो तुम्हें सारी अभाज्य संख्या याद हो, जो कि संभव नहीं है। हम एक लिमिट तक नंबर्स याद कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से हम चेक कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं सवाल नंबर, इसमें और भी कोई क्वेश्चन दिया होगा? 341, ठीक है। 341 जहां तक मुझे याद आ रहा है, 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। हाँ, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 18 से बड़ा यानी 19। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361, ठीक है। अब 18 का स्क्वायर होता है 361, यानी कि 19 का, यानी कि 19 के स्क्वायर इस नंबर से, दिए गए नंबर से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। छोटे वाले के केस में तो हो सकता था फिर 19 से चला जाता ये, तो इसलिए वो स्क्वायर चेक करते हैं प्राइम नंबर का, जो कि इसके आसपास है, ठीक है। तो यानी ये इसके बड़ा है। अब जब ये इससे बड़ा है तो इससे पहले सारे प्राइम, कौन कौन से प्राइम होंगे?
2, 3, 5, 7 और 11, 13, 17, इनमें से कोई भी नंबर से ये भाजित नहीं हो रहा है, भाज्य नहीं हो रहा है, डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि 341 भी एक अभाज्य संख्या है। समझ में आया? यानी अभाज्य पता करने के लिए क्या करना होता है, हमें उसके आसपास का कोई भी छोटा नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर करने पर वो संख्या इससे बड़ी आ जाए। ठीक है, उस केस में हमें पता चलता है कि अगर तो ये बराबर आ जाता है, यानी कि ये इससे डिविजिबल हो रहा है। अब क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है कि ये पीछे किसी भी नंबर से नहीं जाएगा। अलजेब्रा में हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, उन फॉर्मूला का यूज हम करते हैं कहाँ पर, हमारी अंक गणित में। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर हमने पढ़ा है। क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर? a प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये तो पढ़ा है, लेकिन अगर हमें उसका डायरेक्ट यूज करना पड़े, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर हमें इसका डायरेक्ट यूज करना पड़े और तुम इस फॉर्मूले को खोलोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व करेंगे सिद्ध करने के लिए, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूले कट जाते हैं। कैसे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो बाकी सारी चीजें प्लस हो जाएंगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वाली टर्म्स कट जाती हैं और क्या मिलता है? 2 बार a स्क्वायर 2 बार b स्क्वायर, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अगर यहीं पर माइनस लग जाए, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर लेकिन माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इस केस में क्या होगा? यहाँ पर क्योंकि माइनस लगा है तो यहाँ पर साइन में परिवर्तन आ जाएगा, ये सारी साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर बचता है वो बचता है 4ab। ठीक है, देख लो इसे भी, अगर खोलोगे ब्रैकेट प्लस 2ab, यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि माइनस लगा है तो ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये वाली टर्म प्लस हो जाएगी। तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये हो जाएगा प्लस 2ab। तो ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाती हैं, रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? सिर्फ प्लस 4ab। इनका हम डायरेक्ट यूज करते हैं जब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी तरह क्यूब वाले क्वेश्चंस के भी फॉर्मूले होते हैं, नॉर्मल फॉर्मूले हैं और ये में आते भी हैं, लेकिन ये फॉर्मूलों का यूज होता है अंक गणित में। कौन कौन सा? a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर होता है, इसलिए याद करना बड़ा आसान होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? यस, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर यहाँ पर प्लस है तो सारी टर्म्स प्लस में आ जाएगी, ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर यहाँ पर माइनस है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस बी, सारी टर्म्स माइनस में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? देखो, a अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी और अंदर में सारी टर्म प्लस हो जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज का जब हम स्क्वायर करते हैं तो चाहे वो हम ऋण का स्क्वायर करें और चाहे हम धन का, यानी चाहे माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो, दोनों ही केस में आंसर हमें वैल्यू प्लस में ही मिलती है। इसलिए इन टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ता है? सिर्फ यहाँ पर। ये हो जाएगा a माइनस बी एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये और इन फॉर्मूलों को यूज करके हम अंक गणित के यानी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो चलो इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो तुम्हें 3-4 कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें कि गुणा करना है 105 गुणे 95। सवाल दिया है
105 गुणे 95, आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक तो तरीका है कि रफ में इसका मल्टीप्लाई करो, जो टाइम टेकिंग भी है और लेंदी हो जाता है। अभी तो ये मैंने छोटा नंबर लिया, मान लो कोई बड़े बड़े नंबर आए तो टाइम टेकिंग हो जाता है। क्या लिख सकते हो इसको, 100 प्लस 5, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है, यानी तुम्हारा दिमाग उस वक्त एकदम एक्टिव होना चाहिए कि ये कहाँ पर हमारा नंबर मिल रहा है। देखते ही समझ में आ रहा है कि ये 100 प्लस 5 है और बगल वाला नंबर 100 माइनस 5। जब दोनों को एक जैसा बनाओगे तभी फॉर्मूला लगा पाओगे। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर करना बड़ा आसान होता है। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 जीरो और लगा दो, माइनस 25। अब आप फटाफट से आंसर 10,000, 10,000 में से 25 निकलेगा तो 9,975। यहाँ पे हमें कोई भी रफ करने की जरूरत नहीं, और क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर आता है तो इतना रफ शॉर्टकट में करने के बाद पहुंच ही जाएंगे कि फटाक से ये आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़े बड़े अंक का। 999 या 997 गुणे 1003, देखते ही बता लोगे कि क्या 1000 का गुणा। अब ये हो गया सिस्टमेटिक, जो हमने क्लासेस में पढ़ा है। रफ में देखते ही लग जाएगा, 1000 प्लस 3, सॉरी 1000 माइनस 3 और 1000 प्लस 3, यानी 1000 का क्या करना है, स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर करो, 1 2 3 4 5 6 माइनस 9, आराम से माइनस करेंगे, 6 अंक है, 1 2 3 4 और 5वें पर क्या आ जाएगा, 7। ठीक, कोई दिक्कत। ये एकदम शॉर्टकट सी ट्रिक होती है जो देखते ही समझ में आ जाता है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 10th का एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बड़े आसान से सवाल आते हैं। ठीक है, देखो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं, होता क्या है, जब कोई नंबर इस तरह से सीरीज में लिखा गया हो, इस तरह से सीक्वेंस में लिखा गया हो, जिनके बीच में अंतर जो हो वो समान हो। जैसे मान लो मैं कोई नंबर लिखूं, पहले समझ लेते हैं, 2 4 6 8 10, अगला नंबर क्या होगा, पता चल रहा है, देख कर ही पता चल रहा है कि यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 2 का अंतर है, यानी लगातार। लगातार को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव, इवन। लगातार सम संख्या अगर कही जाए तो उसकी जो सीरीज बनेगी, जो श्रेणी बनेगी, वो हमारी यही बनती है। ठीक है, अगर मैं कहूं लगातार कोई विषम संख्या की श्रेणी लिखिए, यानी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज ऑफ एन ऑड नंबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11 और भी जो जो लिखना चाहो। ठीक है, यानी कि वो पहले से आपको कह दे रहा है कि आपको सम यहाँ पर विषम कंडीशंस दी हैं, कि इवन और ऑड की कंडीशन ये दी ही गई है। तो ऐसी श्रेणियां जिनके बीच में अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब देखो, ये तो रही बात अंक गणित के हिसाब से, अरिथमेटिक के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से, लेकिन हम इसे जनरलाइज्ड वे में कैसे पढ़ते हैं। मान लो पहला नंबर है तुम्हारा ए, तो मान लो चलो ऐसे लिखो, फर्स्ट नंबर, यानी हमने फर्स्ट नंबर ही क्या ले लिया, ए, और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब अंतर, दोनों में जो एक जैसा अंतर हो, वो हमने क्या ले लिया, डी। तो सीरीज क्या बन करके आएगी, ए प्लस डी, अगली सीरीज ए प्लस डी, इसी में एक और डी, यानी कि ए प्लस 2d, अब इसी में एक और डी, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो इसको कहते हैं पहला नंबर, यानी फर्स्ट नंबर को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं A1 से। रुको, इसको दूसरी पेन से लिखती हूं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा A1 से।
तो इसके बाद वाली संख्या हो जाएगी A2, ये हो जाएगी A3, ये हो जाएगी A4। तो यहां हम देख क्या रहे हैं, जो टर्म यानी कि जो संख्या, टर्म का मतलब होता है कि जिस टर्म पर, जिस नंबर पर, 1 2 3 चौथे स्थान पर जिस स्थान की संख्या पूछी जा रही है डी की वैल्यू से कम है। यहाँ पर पहले स्थान की बात हो रही है तो डी की वैल्यू 0, यहाँ पर दूसरे स्थान की बात हो रही है तो डी की वैल्यू 1 यानी कोफिशिएंट 1, यहाँ पर तीसरे स्थान की बात हो रही है तो डी के लिए आगे 2, तो चौथे के लिए क्या हो गया 3। इसी तरह कि अगर मैं बात करूं n स्थान की, an स्थान की, an टर्म की, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d, यानी यहाँ पर तुम जिस भी टर्म की बात करोगे उस टर्म से एक कम d की वैल्यू देगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एन एपी। इसे हम क्या कहते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ एन एपी सीरीज। आपको कोई अगर स्थिति दी हो, मान लो आपको ये कह रहा हो कि कोई इक्वेशन दी हुई है 5n माइनस 2, क्या दिया है 5n माइनस 2, ये तुम्हें an दिया हुआ है, तुम्हें इससे बनानी है एक सीरीज। कैसे बनाओगे, ठीक है, a1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दिया है ना, तो n के लिए क्या रखना है 1, तो 5 1 जा 5 माइनस 2 क्या आ गया 3। a2 के लिए क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 2, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया 8। तीसरा a3 के लिए क्या आ जाएगा 5 3 जा 15, 15 माइनस 2 13। a4 के लिए क्या आ जाएगा 5, 5 4 जा 20, 20 माइनस 2 18। यहाँ पर डिफरेंस अगर देख पाओ तो 8 में से 5 निकालोगे डिफरेंस कितना आएगा 5, यानी इसमें 5 जोड़ोगे तो 8 आएगा, इसमें 5 जोड़ोगे तो 13 आएगा, इसमें 5 जोड़ोगे तो 18 आएगा। यानी डिफरेंस सबका क्या आ रहा है सेम, कॉमन। यही कहती है हमारी क्या समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी आपने जो भी सीरीज बनाई है, जैसी भी सीरीज बना रखी है, उनकी टर्म के बीच का डिफरेंस दैट शुड बी कांस्टेंट, वो हमेशा क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। यानी an के लिए ये हो गई जनरल इक्वेशन, ये हो गई तुम्हारी पूरी इक्वेशन। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इसका योग निकालो, सम निकाल करके दिखाओ, यानी कि सम ऑफ कोई भी nth सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, ये वाली सीरीज हो, ये हो, ये हो, या अभी आपको आगे क्वेश्चंस में कोई सीरीज मिलेगी, उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ये यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा लो क्योंकि ये 2 ब्रैकेट्स लगते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये होती है हमारी जनरल इक्वेशन का सम। और ये बहुत बार पूछा जाता है कि 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। तो विषम संख्या आप जोड़ते बैठोगे क्या 1 3 5, नहीं, हम इसी फॉर्मूले पर सीधा सीरीज रखेंगे। मान लो ये सीरीज है, चलो एक यहीं पर छोटा सा उदाहरण कर लेते हैं, बोल ही दिया है तो क्या 1 से 5 तक की विषम संख्याएं, तो विषम संख्याओं की सीरीज क्या आ गई ये वाली, ये तुम्हारी ये वाली सीरीज। इनमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2 का, है ना, सब में देखो +2 का, यानी डी है तुम्हारे पास 2 और n कितना है n नहीं पता। सबसे पहले क्या निकालेंगे n, यानी आखिरी टर्म कौन सी होगी विषम 49। 49 हमारी इस संख्या के किस स्थान पर है, यानी उसकी an वैल्यू कौन सी है। जैसे ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, देखो यहाँ बताया था ना पहले दूसरे तीसरे चौथे, तो ये जो 49 है ये कौन से स्थान पर है, चलो थोड़ा सा यहीं पे कर लेते हैं। 49 कौन से स्थान पर है, कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला था an इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1d, a क्या है 1, n माइनस 1, हमें यही तो n नहीं पता, -1 ये क्या है 2, तो 49 एक इधर ले आओ, यहाँ हो जाएगा 50 बराबर n माइनस 1, और यहाँ पर आ गया 2 को नीचे कर दो, तो ये हो जाएगा 50 को 2 से भाग देंगे 25,
n-1 इज इक्वल्स टू 25, तो n इज इक्वल्स टू 26, यानी कि तुम्हारी जो 49 वैल्यू है वो कौन से स्थान पर है, 26वें स्थान पर है। ठीक है, 26वें स्थान पर वैल्यू है, तो यहाँ पर हम n का मान कितना रख देंगे, 26, तो ये हो जाएगा 26/2 2a, यानी 2 1 2 प्लस, अब यहाँ पर भी 26 है तो 26 - 1 25 इंटू 2 कितना है 2, वैल्यू सॉल्व हो गई, तो ये हो जाएगा, इसको यहीं पर कट कर दो, यहाँ पर आएगा कितना 13, और ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा कितना 50, 50 2 52, या इस तरह भी इंटू कर सकते हो, या फिर 13 दूना 26 प्लस 13 पंचे 65, और ये तुम्हें रफ नहीं करना पड़ेगा, तो क्या हो गया 70 6 76 आ गया आंसर। ठीक है, यानी कि मैं तुमसे कहूं कि एक मुझे विषम श्रेणी 1 से 50 तक के सभी अंकों का योग निकाल करके बताइए, तो आप कैसे जोड़ेंगे 1 + 3 + 5, बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए ये श्रेणी बनाई गई, और इसका हल क्या आ गया हमारा 676, समझ में आ गया। ये खासकर ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम कहते हैं एपी, समांतर श्रेणी। अब हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे हम कहते हैं जीपी। देखो ये नाम से ही पता चल रहा है, वो अंक गणित में लग रहा था, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जहाँ पर जोड़ और घटाने का कॉन्सेप्ट हो। यहाँ पर क्या है, गुणोत्तर, नाम से ही पता चल रहा है कि गुणे या भाग की बात होगी, तो वो श्रेणी कहलाती है गुणोत्तर श्रेणी। जो एडिशन में बढ़े, यानी किसी नंबर में प्लस एक जैसे नंबर प्लस हो रहे हो या एक जैसे नंबर माइनस हो रहे हो, वो कहलाती है एपी। किसी सीरीज में एक जैसा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो या एक जैसा नंबर डिवाइड हो रहा हो, वो क्या कहलाती है, जीपी। ठीक है, इसकी सीरीज कैसे होती है, मान लो इसका पहला टर्म है ए, तो दूसरा टर्म क्या होगा, ए आर। अब ये आर प्लस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्लस का तो कोई साइन लगा ही नहीं है, इसका मतलब है ए और आर दोनों आपस में क्या हुए, मल्टीप्लाई, गुणा हुए। वेरी गुड। अब ये क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 2, यानी एक आर तो था, एक और आर, क्योंकि देखो जहां पर ए होती है हमारी क्या, फर्स्ट टर्म यानी पहली टर्म, पहली संख्या, और आर होता है इसका कॉमन रेशियो या कांस्टेंट रेशियो। कांस्टेंट रेशियो इसलिए, अभी बताती हूँ, जैसे एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। ए मान लो पहली टर्म है ए आर, दूसरी पहली ए है, दूसरी ए आर, तीसरी ए आर स्क्वायर, तो चौथी क्या हो जाएगी, ए आर क्यूब। इसी तरह ये टर्म आगे चलती रहेगी। अब देखो ये है मान लो तुम्हारी फर्स्ट टर्म यानी ए1, ए1 मत लिखो, एपी में लिखते हैं ए1, यहाँ लिखो जी1। पहली टर्म क्या है, ये 1, ये है जी2, ये है जी3 और ये है जी4। देखो मैंने अभी बताया कि आर को कांस्टेंट रेशियो क्यों बोलते हैं। कांस्टेंट रेशियो इसलिए बोलते हैं कि मान लो मैंने कोई सीरीज ली 2 4 8 16, ठीक है, सीरीज क्या है ये। अब जरा इसको हल करने की कोशिश करो। ये पहली टर्म है 2 यानी खाली 2, दूसरों को क्या लिख देंगे 2 × 2। तो यहाँ पर इससे इतना तो समझ में आया कि ए तो यही है और आर ये है, यानी अगली टर्म जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, चलो देखते हैं। 2 × 2 है 8 के लिए, बताओ लिख पा रहे हैं, 8 को लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यानी ये हो गया तुम्हारा आर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी आर क्यूब। ये टर्म बन रही है, यहाँ पर आर थी, यहाँ पर आर स्क्वायर था, यहाँ पर आर क्यूब था। तो जिसमें से 2 सब में कांस्टेंट है, यानी जो ये पहला वाला 2 है ये एक ही बार है, ये सब में एक ही बार है। बाकी यहाँ पर एक बार 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का क्यूब, आगे करेंगे तो 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरह से ये सीरीज लिखी जाती है, यानी ये हो गया हमारा कांस्टेंट और ये इसमें है यूज होने वाले रेशियोज, इसीलिए आर को क्या कहा जाता है, कांस्टेंट रेशियो। समझ में आ गया, ठीक है।
अब इसकी अगर मैं nth टर्म निकालूं, जैसे पहले निकाल रहे थे, यानी gn कह दो, तो क्या हो जाएगा वो, ध्यान से देखना। अगर g1 था तो यहाँ r नहीं था, g2 है तो r की पावर 1 है, g3 है तो r की पावर 2 है, यानी अब यहाँ पर gn है तो a, r की पावर क्या होगी, इससे एक कम, यानी n माइनस 1। ठीक, यानी अगर मैं तुम्हें कोई सीरीज दूं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, तो इस फॉर्मूले पर रख करके हम वो पूरी की पूरी सीरीज अपनी बना सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर तुम्हारे पास g कोई टर्म है और ये है उसका कांस्टेंट नंबर और ये है रेशियो जिसकी पावर उस स्थान से एक कम होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे एपी में सम किया था, यहाँ पर भी सीरीज का सम होगा। मान लो मैं तुम्हें यही सीरीज दूं, कोई सीरीज दे दूं और कहूँ इसका योग करो, तो या तो हम इसे जोड़ते बैठे हैं एक नंबर, और या तो इस फॉर्मूले के हिसाब से निकाल लें। तो फॉर्मूला निकालेंगे कैसे, सम निकालने जा रहे हैं। क्या, सम ऑफ जीएन यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम, तो ये होता है ए ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस 1, यहाँ नीचे आर माइनस वाई। तो आर हो जाएगा हमारा कांस्टेंट रेशियो, एन हो जाएगा वो नंबर जिस स्थान पर वो संख्या है, और ए हो जाएगा पहला टर्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का। ठीक, इसी के बाद ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन खत्म। चलिए अगर मैं इस पर एक एग्जांपल करूं सम के लिए, तो अगर इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2 + 4 + 8 + 16 + 32, इसका अगला टर्म आएगा 32 और इसका अगला टर्म आएगा 64, यानी आपको इसका सम करके दिखाना है। तो या तो आप इसको एक मैन्युअली कैलकुलेट करें, या फिर अगर आपको ये पता है कि ये जीपी की सीरीज बन रही है तो इस फॉर्मूले पर रखकर इसे सॉल्व कर लें। कैसे करेंगे, यहाँ पर a है हमारे पास क्या, 2, r है हमारे पास क्या, 2, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 64 gn की कौन सी वैल्यू यानी कौन सी संख्या है। तो यहाँ से गिन सकते हैं, निकालने से अच्छा ये सामने दिख रही है क्योंकि ये सीरीज डॉट डॉट नहीं हुई है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि n की वैल्यू है यहाँ पर 6। अब चलिए सम निकाल लेते हैं। तो सम हो जाएगा हमारे पास क्या, a यानी 2, फिर r की पावर n यानी 6 की पावर, सॉरी r है 2, 2 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, या तो यहाँ क्यूब वाला फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लो, लेकिन ये छोटा सा नंबर है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 2 की पावर 6 क्या होगा, 64 हमें पता है, तो 2 की पावर 6 होता है 64 माइनस 1 दैट इज 63, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आ जाएगा 63। अब इसको इंटू करोगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 6 और यहाँ पर आ जाएगा 12, यानी इत्तेफाक है ये। तो इसका योग क्या आएगा, अच्छा उसका 7, अच्छा मुझे लगा कि दोनों का योग सेम आ रहा है कोई बात नहीं। इसका योग क्या आएगा, 126 अगर आप इन नंबर को जोड़ते हैं तो मिलते हैं स्टूडेंट्स कल कुछ और सवाल के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर बच्चा आराम से घर बैठे अपनी तैयारी पूरी कर सके और हमारी ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में आकर संपर्क कर सके। नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है।